नमस्कार दोस्तों। पिछले 10-12 साल से विदेशों में हमारा डंका बज रहा था, लेकिन बीते 1-2 सालों में वो जो डंका है, वो जो ढोल था, वो फटने लगा है। और फिलहाल जिस जमीन पर ये ढोल फटा है, वो जमीन है नॉर्वे की। हुआ क्या है, वो द मॉल्टेक शो के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। साहब, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनसे एक सवाल पूछा गया और स्वाभाविक तौर पर, जैसा हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री उस सवाल से किनारा कर गए। इसके बाद एमईए के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमईए अधिकारियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो फेशियल एक्सप्रेशन था और जिस तरीके का जवाब उन्होंने दिया, उससे ग्लोबल बेइज्जती हुई है हमारी। कैसे हुई है, वो भी द मॉल्टेक शो के इस एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस शो। सबसे पहले पहली स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं, तो पहली स्लाइड पे बात कर लेते हैं। ये एक पत्रकार हैं, नॉर्वे की वो पत्रकार जिन्होंने पहले नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, उसके बाद एमईए के अधिकारियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने सवाल पूछे थे। 3 सवाल थे मुख्य तौर पे, जिसके जवाब देश को बिल्कुल देश के रेपुटेशन के आधार पे वो जवाब नहीं थे, अच्छे जवाब नहीं थे। एक सेक्रेटरी का जिस तरीके का जवाब होना चाहिए, वैसा जवाब नहीं था। क्या सवाल थे, क्या जवाब दिया गया, क्या खामी हमें दिखी, वो हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। तो ये पत्रकार हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब हैं। और जो हेडलाइन हमने लिखा है, सवालों से भागे मोदी, हुई ग्लोबल बेइज्जती। ग्लोबल बेइज्जती जो हुई है, केवल मतलब उस प्रकरण से नहीं हुई है जब मोदी से एक सवाल पूछा गया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया का पक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पक्ष जो अधिकारी रख रहे थे, उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब बहुत दोयम दर्जे का था। इररिलेवेंट वर्ड्स की बॉम्बिंग थी उसमें, शाब्दिक आडंबर था, फैक्टफुल चीजें नहीं थी, और जो सवाल था उससे कोसों दूर का जवाब दिया गया, जिसके कारण एक तरीके का मतलब फिर से आलोचनाओं का शिकार जो है वो भारत हो रहा है, भारत की सरकार हो रही है कि वे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं। सवाल क्या क्या थे, जवाब क्या दिए गए, गलती कहां हुई, आपको क्या लगता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपको जो लगता है वो आपको हमें बताना है। शुरू करते हैं, लेकिन एक गुजारिश, उससे पहले हमारा साथ आप लोग देते रहें, हमें देखते रहें। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना सपोर्ट आप हमें दे सकते हैं। शुरू करते हैं, पहली स्लाइड पे आते हैं। तो साहब, जो सवाल पूछा था पत्रकार ने नॉर्वे में, वो सवाल क्या थे, वो सवाल, ये 3 सवाल हैं, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है, किस देश में प्रेस को कितनी आजादी है, कितनी स्वतंत्रता है, उसका निर्धारण करता है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 180 देशों की सूची में भारत 157वें नंबर पर है, 157th, और नॉर्वे पहले नंबर पर। मतलब नॉर्वे में प्रेस की आजादी जो है विश्व भर में सबसे अधिक है। प्रेस की आजादी का मतलब यह है कि प्रेस के लोग जो हैं वो सवाल पूछते हैं, और कितना भी पावरफुल कोई व्यक्ति हो, वो सवाल पूछने से उनको रोकता नहीं है। सवाल पूछने के कारण उनको जलील नहीं करता है। सवाल पूछने के कारण उनके खिलाफ ट्रोलिंग नहीं होती है, उनके खिलाफ हिंसा नहीं होती है, उनके खिलाफ अपराध नहीं होते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स को बंद नहीं कर दिया जाता है। नॉर्वे प्रेस के लोगों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए स्वर्ग समान है, आप ऐसा कह सकते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर वो काबिज है। तो नॉर्वे में हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, नॉर्वे में ही और अधिकारी थे। प्रधानमंत्री साहब से एक सवाल पूछा गया जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो चले गए। और उसके बाद एमईए के अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें 3 सवाल पूछे गए एक पत्रकार के जरिए। वो 3 सवाल थे, वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। अब एज एन इंडियन जब हम इस सवाल को देखते हैं तो आउटराइटली बड़ा खराब लगता है कि भारत पर भरोसा क्यों करो। ये क्या सवाल बनता है यार। भारत मतलब भारत है, विश्व गुरु के नारे हमारे देश में चलते हैं। तो एक आम आदमी जब ये सवाल सुनता है तो उसके दिमाग में आएगा, नहीं यार, ये तो भारत की बेइज्जती हो रही है। लेकिन आप डीप डाउन जब जाएंगे, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, कोई भी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आता है, हमारे देश में आता है, और मैं जाता हूं उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो मान लीजिए इजराइल के समर्थन में खड़ा है और इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, वो हम सब लोग जानते हैं, तो उससे जरूर पूछा जाएगा कि भाई आपका ये मूव जो था, ये कैसा मूव था, ये तो गलत मूव था। उसके देश में मान लीजिए किसी भी तरह की घटनाएं हो रही हैं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल लीजिए। भारत में तो बहुत जबरदस्त चर्चाएं कौन थी ना, कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। अब बांग्लादेश का नेता अगर आता है हिंदुस्तान में, तो बांग्लादेश के उस नेता से इस बारे में तो सवाल पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूज के अधिकारों को आप सुरक्षित कैसे करेंगे, और जब आप नहीं कर रहे हैं तो आप पे भरोसा क्यों किया जाए। यह सवाल वाजिब सवाल बनता है। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री जब नॉर्वे जाते हैं और अधिकारी लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो एक वाजिब सवाल है, जर्नलिस्टिक
सेंस के साथ जब आप इसे सोचेंगे या थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के भी सोचेंगे तो आप ऑफेंड नहीं होंगे इस सवाल से। ऑफेंड करने वाला ये सवाल था भी नहीं। तो पहला सवाल तो ये था कि भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए। कैन यू प्रॉमिस, क्या आप वादा करते हैं दैट यू विल स्टॉप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन योर कंट्री, मानवाधिकारों का उल्लंघन जो आपके देश में हो रहा है उसे रोकने की आप कोशिश करेंगे, क्या आप इसका वादा करते हैं? दूसरा सवाल था। और मानवाधिकारों का उल्लंघन किस तरीके से? अरे भाई, हमारे जेल में वो स्टूडेंट लीडर्स हैं जिनका ट्रायल नहीं हो रहा है, सुना नहीं जा रहा है, जेल के अंदर है वो। असंख्य ऐसे लोग हैं जो कई सालों तक जेल में सजा भुगतते हैं, जेल में कैद रहते हैं और उसके बाद पता पड़ता है ये लोग बेगुनाह थे। कई लोग ऐसे हैं जिनको सवाल पूछने के कारण हैकल किया जाता है, जिनके खिलाफ हिंसा होती है। तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन ही तो है। कई पत्रकार ऐसे हैं, पॉलिटिक्स के साथ भी ये घटा, कि वो सवाल पूछते हैं, पत्रकारिता करते हैं और इसके खिलाफ उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है या फिर उनके प्लेटफॉर्म को शट डाउन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन तो है ही। तो ये सवाल है। अब सोचिए ना, हमारे देश की ही वो घटना है ना जहां एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे के ऊपर पेशाब कर दिया गया था। हमारे ही देश की वो घटना है ना जब मॉब लिंचिंग्स हो जाती है। हमारे ही देश की वो घटना है ना जब बलात्कारी बाहर आते हैं और रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं वो माला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। तो मानवाधिकारों की तो ये स्थिति है। तो मानवाधिकारों के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये भी वाजिब सवाल बनता है। तीसरा सवाल जो पूछा गया था वो था, विल द प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट टेकिंग क्रिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन प्रेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की मीडिया से ही कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस लेंगे आने वाले नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में? अब सोचिए, नॉर्वे, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से टॉप पे है। तो वहां के पत्रकार की यह चिंता बिल्कुल वाजिब चिंता है, बल्कि किसी भी पत्रकार की चिंता वाजिब चिंता है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर अपने ही मीडिया से बात नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, इंटरव्यूज तो करते हैं मोदी जी। कौन से इंटरव्यूज करते हैं भाई? आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, थकते क्यों नहीं है, कौन सा टॉनिक लेते हैं? और उन इंटरव्यूज में वो शामिल होते हैं जिसमें बोल सकता है कि मुझे कई बार लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज तो होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने हुए? 12 साल में एक भी नहीं। इतने सारे विदेश के दौरे हुए, कभी देश के लोगों को मीडिया के जरिए ये बताया गया कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? और जब वो आए तो क्या बताया गया कि क्या हासिल करके आए हैं, क्या लाया गया है भारत के लिए? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या? वोट चोरी के आरोप लगते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या? नरेंद्र मोदी ने कभी संबोधित किया प्रेस को? जी नहीं। तो यह सवाल भी बनता ही है एक पत्रकार के जरिए, पत्रकार के द्वारा, खासतौर पे उस देश के पत्रकार के द्वारा जो देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है। तो ये 3 सवाल थे। हम क्यों कह रहे थे कि ग्लोबल बेइज्जती हुई? जवाब सुनेंगे तो आपको भी पता लगेगा। पहला सवाल था, व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया? इस सवाल के जवाब में ये साहब जो एमईए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अप्रासंगिक, इररिलेवेंट लफ्जाजी की। बॉम्बिंग ऑफ वर्ड्स होता है ना, आप मतलब बड़े बड़े शब्द कहीं से भी कुछ भी उठा के आप बोल दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा है उस बात का। मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वाली बात हुई। मामला था व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। यह सवाल क्यों पैदा हुआ होगा? भाई, इंडिया जो है अपना पुराना जो दोस्त रहा उसका, ईरान, उसके पक्ष में खड़ा होता नहीं दिखा। पक्ष में खड़ा ना होना आपकी एक नीति हो सकती है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन हुआ, उसके बाद श्रद्धांजलि तक आप नहीं दे पाए, तो ऐसे में किस तरीके से ट्रस्ट पैदा होता है भाई आपके ऊपर? आपके यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मॉब लिंचिंग्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट पैदा होगा? यह सवाल था। इसका जवाब क्या देते हैं ये साहब? बोलते हैं जीरो हमारे यहां से आया। बोलते हैं फोन नंबर चाहिए, फोन में जो नंबर्स है ना वो हिंदुस्तान ने दिया है, जीरो से उसको बता रहे थे आर्यभट्ट ने जो जीरो की खोज की। फिर कहते हैं चेस, शतरंज हमने दिया। योगा की बात करते हैं, कहते हैं 5000 सालों की सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। मतलब इस सवाल का जवाब ये बनता था क्या? सेक्रेटरी हैं ये, एमईए, मतलब उस पोजीशन पे, उस पद पर हैं जिस पद पर पहुंचने का सपना भी बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। इतना पढ़े लिखे होंगे, इतना जानते समझते होंगे, लेकिन जवाब देखिए कितना अप्रासंगिक जवाब दिया गया। इसके बाद कुछ सिलेक्टिव मुद्दों की इन्होंने बात की। कोरोना की बात की कि कोरोना के दौर में हमने विश्व की सहायता की, अलग अलग देशों में हमने मेडिसिन भेजे, अलग अलग देशों में हमने खाना भेजा,
मतलब इस तरीके से हमने मदद की अलग अलग देशों की, बिल्कुल ठीक बात है, सराहनीय कदम है, ये करना चाहिए और भारत ने किया, अच्छी बात है। एआई समिट की बात उन्होंने की, G20 समिट की बात की कि G20 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल भी रहा था तब तमाम देश के लोग हमारे देश में इकट्ठा हुए। लेकिन आप इन तीनों ही प्रकरण में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ उसे छुपा गए। भाई वो खबरें भी तो विश्व तक पहुंचती हैं, अलग अलग देशों में पहुंचती हैं, उन खबरों के लिए आपको माफ कैसे कर दिया जाएगा? सो यू शुड हैव कम विद बेटर आंसर्स, बेटर प्रिपरेशन, जिसमें वो नहीं थे। क्या कमियां थी वो मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में। फिर ये इंटिमिडेट करने लगे, ये जो साहब हैं, पत्रकार ने सवाल पूछा और उन 3 सवालों के बाद पत्रकार ने सीधा कह दिया कि आई मे हैव फॉलो अप क्वेश्चंस। जब आप जवाब देंगे उस जवाब से भी कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस निकल सकते हैं मेरे, तो आप मेरे सवाल का जवाब पहले ही बोल दिया था पत्रकार ने। ये साहब घुमाते रहे बातचीत 5000 साल की सभ्यता, योगा, चेस, जीरो, इन सब में, तो पत्रकार ने इंटरप्ट किया और मानवाधिकार उल्लंघन की बात करने लगे। तो ये इंटिमिडेट करते हैं, ये कहते हैं दिस इज माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विल डिसाइड, यू विल नॉट डिक्टेट कि मैं कैसे, कहां, किसको आंसर करूं। तो ये तरीका नहीं होता। हो सकता है कि भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बहुत बड़े तबके को जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका नत्थी हो चुका है सरकार की तरफ, सवाल पूछता नहीं है, जनता की आवाज, जनता के सवाल उठाता नहीं है, मुद्दों की बात करता नहीं है। इन्हें लगता है सारे मीडिया वाले ऐसे ही होते होंगे, इंटिमिडेट करने से वो डर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डरे नहीं वो पत्रकार। और इनके जो जवाब थे वो साबित होते चले गए कि कितने इररिलेवेंट जवाब थे। आगे की स्लाइड में हम बताएंगे हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो ये तो एक सवाल था कि व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। दूसरा सवाल था मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ कि इंडिया में मानवाधिकारों का जो वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उस पर इनके क्या जवाब थे वो आप सुनिए। ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन्होंने गांधी की बात की और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे का जिक्र किया कि हमारे देश का संविधान जो है, हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है, वो गांधीयन प्रिंसिपल से डिराइव होती है और जो अहिंसक आंदोलन था गांधी का, अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसकी देन है हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान। बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, पर यह बात मानी जानी भी बहुत जरूरी है। और क्या विश्व को नहीं पता पड़ता होगा कि गांधी के बारे में इस देश में ही एक बहुत बड़ा तबका क्या बातें कर रहा है, और जिसको कहीं ना कहीं दिखता है कि रूलिंग जो पार्टी है, पावरफुल लोग जो हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। कौन सी बातें वो हम आपको बताएंगे। इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की कि भारत में डेमोक्रेसी हजारों साल से है। अब यहां हजारों साल में थोड़ी सी दिक्कत है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। एमईए के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी जो है 1947 के बाद नहीं आई, हजारों सालों से है। हजारों सालों पहले तो मनुस्मृति के जो सिद्धांत थे वो चलते थे, जो कहते हैं कि औरतों को किसी भी स्तर पर, किसी भी टाइम फ्रेम में आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। औरतें पहले पिता के अधीन, फिर पति के अधीन और फिर पुत्र के अधीन रहेंगी। कौन सा लोकतंत्र था? हमारे देश में ही वो दौर रहा है, इसी समाज में वो दौर रहा है जब दलित व्यक्तियों के कंधे में हांडी और पीछे जो है झाड़ू लटका दिया जाता था कमर में कि वो चले तो सफाई होती रहे। ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था और इसके विरोध में एक दलित महिला अपने ब्रेस्ट को, अपने स्तन को काट देती है। कौन सा लोकतंत्र था? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? लोकतंत्र एक बहुत मॉडर्न आइडिया है और भारत में 1947 के बाद इस लोकतंत्र को हम देख पाते हैं। तो ये लफ्फाजी जो है ना, ये नहीं चलेगी। मैंने फिर से कहा, यू शुड हैव कम विद बेटर प्रिपरेशंस, बेटर आंसर्स। खैर, वोटिंग राइट्स की इन्होंने बात की और बहुत सही बात इन्होंने की कि लोग सरकार बदल सकते हैं। यह हमारे देश का सिद्धांत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है। लेकिन क्या वोट चोरी के जो आरोप हैं ये और देशों में नहीं फैले होंगे? क्या वोट चोरी के आरोपों से अनभिज्ञ होंगे और देश? क्या और देश अनभिज्ञ होंगे उस तथ्य से कि 27 लाख लोग बंगाल में जो अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके बारे में चुनाव आयोग को पता ही नहीं कि वो योग्य वोटर हैं कि योग्य वोटर नहीं हैं, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। उनसे कह दिया गया अगली बार डाल लेना अगर तुम सही साबित हो जाते हो तो। वोटर को चुने जाने की कोशिश कर रही है सरकार और सरकारी एजेंसी या सरकारी संस्था, संवैधानिक संस्था। कौन से वोटिंग राइट्स की बात हो रही है? तो खबरें तो वो भी जाती होंगी ना, उसका क्या आंसर देंगे आप? फिर बात करते हैं कि जो भारत के बारे में ये राय है कि यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये कुछ इग्नोरेंट एनजीओज की रिपोर्ट है। बीबीसी इग्नोरेंट एनजीओ बता रहे हैं ये। यहां ऑल्टरनेटिव स्पेस पे जो सैकड़ों लोग जमीनी हालात दिखाते हैं, उसे इग्नोरेंट एनजीओ बता रहे हैं। इग्नोरेंट एनजीओ की यह खबर है क्या कि भाई 14 लोग जो गंगा में गए क्रूज में,
इफ्तारी करने के लिए वो वहां पर खाना खा रहे थे, इफ्तारी कर रहे थे और किसी की भावनाएं आहत हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी इग्नोरेंट एनजीओ की रिपोर्ट है ये किसी इग्नोरेंट एनजीओ की रिपोर्ट है क्या कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है यहां पर? ये किसी इग्नोरेंट एनजीओ की रिपोर्ट है क्या कि उमर खालिद से लेकर कई ऐसे स्टूडेंट लीडर्स हैं जिनको जेलों में रखा गया है, उनके खिलाफ ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है? नहीं, ये इग्नोरेंट एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है, ये असली पत्रकारों की रिपोर्ट है जो जमीन पर जाते हैं, जो देखते हैं स्थितियों को और फिर छापते हैं। लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं कि देश में 200 प्लस टीवी चैनल्स हैं। तो साहब एक बार समझ लीजिए कि जितने भी 200 प्लस टीवी चैनल्स हैं, इनमें से कितनों ने बीते 2-3 साल में जनहितैषी कोई रिपोर्ट पब्लिश की है? वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। मानवाधिकारों की बात हो रही है। अरे यही 200 प्लस टीवी चैनल्स है जो कोरोना के दौर में ये पेंट कर देने में लगे हुए थे कि मुसलमान जो है वो कोरोना कैरियर्स हैं, मुसलमान थूक जिहाद फैलाता है, मुसलमान लैंड जिहाद फैलाता है, मुसलमान लव जिहाद करता है। कौन स्थापित करता है इन फैक्ट्स को? यही टीवी चैनल्स। तो इन टीवी चैनल्स को आप जो है लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं धरातल से, उनको आप कह रहे हैं कि वो इग्नोरेंट एनजीओज की रिपोर्ट है। तो साहब थोड़ा सा अपना टेस्ट जो है वो बेटर आप कर सकते हैं, केवल ये बात इसमें कही जा सकती है। आगे चलते हैं। जो हमने कहा ना कि बहुत सारी चीजें छिपा ली गई, आप टोटलिटी में बात करिए या बेटर प्रिपरेशन के साथ आइए, बढ़िया आंसर्स दीजिए। G20 समिट की बात की गई थी, ये G20 समिट की एक रिपोर्टिंग है G20 समिट के दौरान की। दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, इंडिया हाइड्स इट्स पुअर फॉर द G20 न्यू दिल्ली समिट। मानवाधिकार, ये है मानवाधिकारों का उल्लंघन। आप न्यू दिल्ली में G20 समिट कर रहे थे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आ रहे थे, और आपके देश के जो बाशिंदे हैं, जो रहते हैं, उनकी हालत इतनी खराब थी कि आपको ग्रीन पर्दे से, हरे पर्दे से उसको ढक देना पड़ा। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है, यह बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है उसका उल्लंघन है। यह नहीं दिखता क्या? यह खबरें नहीं जाती होंगी क्या आगे? एआई समिट की बात की गई। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट किया गया एट एआई समिट, और उससे एक पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट हो गया। और 200 प्लस टीवी चैनल्स की जो ये बात कर रहे हैं ना, इन सब ने ये सब कहने लगे कि देश की बदनामी हुई है, देश की बदनामी हुई है। अरे इजराइल की तो बड़ी तरफदारी करती है एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में आजकल। इजराइल गए थे नरेंद्र मोदी, वहां से जो विपक्ष था वो वॉकआउट कर गया जब इजराइल में उस सदन के अंदर नरेंद्र मोदी बैठे थे। किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बैठा हुआ था और ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई, उसे भी बदनामी नहीं बताया गया। लेकिन यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करते हैं तो उसे देश को बदनाम करने की साजिश बता दिया जाता है। यह खबर भी तो गई होगी, यह खबर आप कैसे छुपाएंगे? आ गया ये। महात्मा गांधी की बात की थी और मैंने कहा था ना, महात्मा गांधी के बारे में जो राय है वो होता है। एक राय तो ये जान लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि गांधी को कौन जानता था, कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं की कि गांधी को दुनिया जाने। गांधी को दुनिया तब जानी जब गांधी फिल्म बना। तो भाई आपकी समझ ही ऐसा कह सकती है, ऐसा फैक्ट तो नहीं है। तो गांधी के बारे में ये राय है। अमित शाह साहब जो फिलहाल गृह मंत्री हैं हमारे, इन्होंने कहा था गांधी जी को बहुत चतुर बनिया, ये एडजेक्टिव था गांधी जी के लिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी के सांसद है भोपाल से, ये कहती है नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त है। कई बार कहा इन्होंने, नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी, आजाद भारत का पहला आतंकवादी जिसने गांधी जी की हत्या की, उसे देशभक्त बताती हैं ये बीजेपी के सांसद। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिसंबर 2019 में बोलते हैं नरेंद्र मोदी देश का बाप है। एक डिबेट शो में आपने एक क्लिप सुनी होगी शायद, अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो। यह गांधी जी की इज्जत का मामला चल रहा है। अनंत कुमार हेगड़े बीजेपी के सांसद है, कहते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संग्राम जो था वो ड्रामा था। उन्होंने पूछा कि ऐसे लोगों को महात्मा कैसे कहा जा सकता है? ड्रामा था, स्वतंत्रता संग्राम ड्रामा था। यह देश में माहौल बन रहा है गांधी जी के प्रति। अनिल सौमित्र मध्य प्रदेश पूर्व बीजेपी प्रवक्ता थे, कहते हैं गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता। अनिल विज हरियाणा के मंत्री हैं, गांधी जी की छवि से खादी की मार्केटिंग नहीं हुई और करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई। मतलब आप विद्वत्ता पे हंस लीजिए या क्रोधित हो जाइए या अपना सिर पकड़ के बैठ जाइए कि भैया कैसे कैसे लोग जो है जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। कामाख्या प्रसाद तासा असम से बीजेपी से हैं, ये गांधी और नेहरू को कचरा कहते हैं। तो
साहब जो थे, एमईए के जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने गांधी का जिक्र किया, उन्होंने नॉन वायलेंस डे का जिक्र किया, और बिल्कुल सही बात है। हमारा संविधान हो या हमारा आइडिया ऑफ इंडिया हो, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल से डिराइव होता है, और यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। विश्व भर में गौरव है इस बात का, और तमाम देश जो हैं उस बात का एक्नॉलेज करते हैं कि भारत में गांधी हुए, यह भारत की महानता का एक पैमाना सा बन गया है। लेकिन भारत में गांधी के बारे में जो विचार फिलहाल फैल रहे हैं, कुछ हमने आपको बताए, वरना तो गोडसे के मंदिर तक यहां पर देखने को मिलते हैं। गांधी की तस्वीर पर पिस्तौल चलाती हुई महिला दिखती हैं। यह माहौल जब बनता है तो क्या यह माहौल अन्य देश नहीं देखते होंगे कि क्या फैल रहा है इस देश के अंदर? राइट टू वोट की बात की गई, और मैंने आपको बताया भी था 27 लाख वोटर्स की बात जो रही, वोट चोरी के इतने सारे आरोप लगे, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे इतने सारे आरोप लगते हैं। भाई, आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है इस देश का संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके इलेक्शन कमिश्नर साहब ट्वीट करते हैं किसी एक पार्टी के प्रति कि तृणमूल कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन की दो टूक। कैसे कैसे कह सकते हैं आप? इलेक्शन कमीशन के कागज पर भारतीय जनता पार्टी का मुहर मिलता है। इलेक्शन कमीशन के पूरी कार्यप्रणाली पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई सवाल जवाब नरेंद्र मोदी नहीं करते। इस देश के नेता प्रतिपक्ष जो है वो कहते हैं वोट चोरी हो रही है, प्रेजेंटेशन कर करके दिखाते हैं। तो राइट टू वोट की बात, राइट टू वोट बहुत बड़ी ताकत है, और यह बहुत सम्मान की और गर्व करने वाली बात है कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आजाद होते ही सब लोगों को बराबर माना, सब लोगों के वोट की ताकत को बराबर माना, हर एक तबके को वोटिंग का राइट दिया। यह हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है। लेकिन फिलहाल वो जो वोटिंग राइट है उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 27 लाख लोगों के बारे में आपको पता नहीं है बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कि योग्य हैं या अयोग्य, लेकिन आपने ये निर्णय ले लिया कि वो इस बार वोट नहीं डालेंगे। कैसे बदल सकते हैं वो सरकार, या कैसे चुन सकते हैं वो अपनी मर्जी की सरकार? वोटिंग राइट जिस पे आप गर्व करते, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटिंग राइट पे गर्व किया है, करने वाली चीज है, लेकिन देश में वोटिंग राइट को लेकर क्या सच में सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी काम कर रही है उसको मजबूत करने के लिए, उसके प्रति लोगों के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर उसको डिवैल्यू कर रही है? यह सवाल पूछने लायक। और जब यह सब कुछ होता है तो क्या यह विदेश की मीडिया या विदेश के लोगों की नजरों से बचा रह सकता है? बिल्कुल नहीं बचा रह सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन पे कितने बयान, मतलब फिर से वही लीडर ऑपोजिशन जो हैं राहुल गांधी, फिलहाल वो संविधान की किताब लेकर चलते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ भारत में, वो पूरा संविधान के मुद्दे पर लड़ा गया। कहा गया संविधान खतरे में है, और क्यों कहा गया? हवा में नहीं आई ये बात। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग, अनंत कुमार हेगड़े बीजेपी एमपी से हैं, पूर्व मंत्री थे, ये कहते हैं बीजेपी 400 प्लस सीटें लाएगी तो संविधान बदल देंगे। सेक्युलर शब्द से आपको दिक्कत है, सोशलिस्ट शब्द से आपको दिक्कत है। कई बार आपके नेता जो हैं ये वो बात बोल चुके हैं कि सेक्युलर शब्द हटा दिया जाएगा, सोशलिस्ट शब्द हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया। अरे, संविधान की आत्मा में अंतर्निहित है ये शब्द। आपके नेता बोलते हैं कि 400 प्लस आएगा तो संविधान बदल देंगे। आपके नेता हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ढोंगी पाखंडियों की सभा में, उनकी यात्राओं में शामिल होते हैं, और फिर संविधान पर गर्व करने वाली बात आप कर रहे हैं। संविधान पे गर्व करने वाली बात बिल्कुल जायज है, एमईए के प्रवक्ता साहब ने, एमईए के सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही, लेकिन देश का जो माहौल है वो भी तो ट्रेवल कर रहा होगा ना। ऐसे ही थोड़ी 157वें नंबर पर हम लोग हैं। ज्योति मिर्धा बीजेपी की कैंडिडेट थी नागौर से, राजस्थान 2024 के चुनाव में। देश हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, इसके लिए संवैधानिक बदलाव करना पड़ेगा। संविधान ही बदलो, इसी से दिक्कत है। इस तरह के बयान तो यही दिखाते हैं। ट्रेवल तो करते होंगे ये बयान अक्रॉस द बाउंड्रीज। लल्लू सिंह बीजेपी एमपी से हैं, बीजेपी के एमपी हैं अयोध्या से। संविधान बदलने की जरूरत पर इन्होंने बयान दिया था कि भाई संविधान बदलने की जरूरत क्यों है। अरुण गोविल साहब जो राम का किरदार के लिए जो बड़े प्रचलित हैं, फेमस हैं, बीजेपी के कैंडिडेट थे मेरठ से, और उसके बाद जीते भी चुनाव। संविधान बदलाव पर इन्होंने भी बयान दिया था कि संविधान जो है बदला जाना चाहिए। तो संविधान तो पता नहीं संविधान को क्या समझ लिया गया है कि किसी भी तरीके से संविधान को बदलो। ये बात रूलिंग पार्टी के लोग, रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए नेता, मंत्री, सांसद, विधायक लोग करते रहे हैं। तो ये सारे बयानात जो हैं बाहर तो जाते होंगे। और दूसरी बात, संवैधानिक प्रिंसिपल्स जो हैं, संवैधानिक सिद्धांत जो हैं, उनका जो अवमूल्यन होता है, लगातार उनका जो हनन होता है, वो भी ट्रेवल करता होगा। तो इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। अगर रोकी नहीं गई तो इस तरह के सवाल उठेंगे, पूछे जाएंगे,
उनका जवाब देना पड़ेगा, बिना जवाब दिए आप बच नहीं पाएंगे। इंटिमिडेट आप यहां के जर्नलिस्ट को कर देते हैं, क्योंकि यहां के कई जर्नलिस्ट ने, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जा सकता है उसके एक बड़े तबके ने चुन लिया इंटिमिडेशन को, स्वीकार कर लिया। अपनी रीढ़ की हड्डी उन्होंने शायद तोड़ दिया, उसको बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया। वो सवाल पूछते ही नहीं है। उनको बिल्कुल स्वीकार्य है कि कोई भी बड़ा नेता, एक पावरफुल नेता उनके शो में आके उनके सामने खड़ा होकर बोल दे कि मुझे लगता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो हंसते रह जाए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो पूछेंगे आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, थकते क्यों नहीं है, टॉनिक कौन सा लेते हैं। लेकिन पत्रकारों का ये काम नहीं होता। पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना, और सवाल का जवाब जब घुमा घुमा के दिया जाएगा तो जवाब देने वाले को पकड़ना, रोकना और कहना सुन भाई लाइन पे आ, सीधी बात कर। यह पत्रकार का काम है। फोकस्ड आंसर उन्हें चाहिए, और जब कोई फोकस आंसर से डाइवर्ट कर रहा हो तो उसे खींच के दोबारा रास्ते पे लाना, यह पत्रकार का काम है। और यही काम वो महिला पत्रकार नॉर्वे में कर रही थी। उसके खिलाफ अब माहौल क्या है सोशल मीडिया पे वो आप देख लीजिए। और माहौल क्या है, क्या ही कहा जाए, आराम से जाना जा सकता है। आरफा खानम शेरवानी हो, राना अयूब हो, ये तमाम मुखर महिलाएं जो पत्रकारिता कर रही हैं, हमारी पॉलिटिकल नारी निवेदिता शांडिल्य हैं, कोई भी मुखर महिला जब भी सवाल पूछती है तो यहाँ के यौन कुंठित जो समाज हैं वो उनको गालियां देने लगते हैं, ट्रोलिंग करने लगते हैं। ट्रोलिंग तो खैर सबकी होती है, लेकिन गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। यही काम अब नॉर्वे की उस महिला पत्रकार के खिलाफ भी हो रहा है। लेकिन पता है क्या, इन गलत, गंदे, तुच्छ हथियारों से पत्रकार जो हैं वो डरते नहीं हैं, वो सवाल करना छोड़ते नहीं हैं। सवाल तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। एक और सवाल था जिसका जवाब दिया ही नहीं गया। नॉर्वे के उस पत्रकार ने पूछा था कि क्या नियर फ्यूचर में नरेंद्र मोदी भारत के प्रेस को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या। यह सवाल अब भी बाकी है। इसका तो कम से कम लफ्फाजी में भी जवाब नहीं दिया गया। तो देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा, हमें बताइए। और ये पूरा इंसिडेंस जो हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। राय आप देंगे कैसे, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपको दिख रहा है, इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियोस जब आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। शुक्रिया।